हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद जो है अलग अलग एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखेंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाके आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पीडीएफ जो चाहिए आप ले सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज हम फर्स्ट टॉपिक ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। ओके, देखिए ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड मानव के मस्तिष्क में सबसे पहले जो भी जिस विषय की कल्पना जो की गई थी उसको क्या नाम दिया गया है, ब्रह्मांड कहा गया है। ओके, और सौरमंडल क्या है? सौरमंडल है सूर्य और उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ग्रह हो गए या उपग्रह हो गए जो उसके चारों ओर घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। तो वो आगे देखेंगे कि सौरमंडल और ब्रह्मांड क्या है। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं साथ साथ बताती जाऊंगी इसमें। देखिए, हमारी पृथ्वी के चारों ओर अनंत अंतरिक्ष व्याप्त है। दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण ये हमें कैसा दिखाई देता है, आसमान की अगर हम बात करें तो हल्का नीला दिखाई देता है, और रात्रि के समय यही आकाश हमें अनगिनत टिमटिमाते तारों से भरा हुआ दिखाई देता है। ओके, रात्रि में आकाश के इस अद्भुत दृश्य से हमारे मन में कई प्रश्न खड़े होते हैं। ये चमकदार पिंड क्या है, हम इनसे कितनी दूर हैं, किस चीज़ के ये बने हुए हैं। ओके, और ये चमकते क्यों हैं। देखिए, प्राचीन काल से आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को क्या कहा गया, तारामंडल, नक्षत्र मंडल या अन्य कई नामों से जाना जाता है। ओके, जो तारों के आपको रात को विभिन्न मतलब अलग अलग तरीके के जो समूह दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं, या तो तारामंडल, नक्षत्र मंडल या अलग अलग नाम जो है इसके दे दिए गए हैं। ठीक, इन तारों के समूह को विभिन्न देशों में उनकी मान्यताओं एवं समूहों के आधार पर विभिन्न नाम दिए गए। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है, सप्तऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, प्राचीन जनमानस में यह मान्यता है कि ये 7 तारे महान ज्ञानी ऋषि हैं जो अपने अलौकिक ज्ञान से पृथ्वी को आलोकित करते हैं। साथ ही भारत के कई भागों में इन तारों के समूह में सम्मिलित 4 तारों को क्या कहते हैं, चारपाई। मतलब भारत में इसको सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, लेकिन इन्हीं 4 तारों को, ये जो 4 तारे आपको दिखाई देते हैं, भारत के कुछ और हिस्सों में इन्हें चारपाई के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस में इसे सोसपेन यानी कि हत्थे वाली डेगची, और ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल, और यूनान में इसे स्मॉल बियर के नाम से जाना जाता है जो अर्सा मेजर या ग्रेट बियर का भाग है। ओके, अब ये चीजें आपको याद रखनी ही है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, सप्तऋषि मंडल 7 महान ऋषियों को माना जाता है। साथ ही इसको जो है 4 तारों की चारपाई भी कहते हैं। फ्रांस में सोसपेन कहा जाता है। इस तरीके से ये बना हुआ ना, सोसपेन वाली ये वाली फॉर्म। ठीक है, ब्रिटेन में इसे खेत जुताई वाला हल भी कह सकते हैं, और यहाँ पर इसको बियर भी बोला जाता है। कहाँ पर, यूनान में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। ये भाग किसका है, अर्सा मेजर और ग्रेट बियर का भाग है। देखिए, प्राचीन समय में मानव के पास आधुनिक तकनीकी नहीं होने के कारण आसमान को जो था आंखों से देखने के अलावा कोई साधन नहीं था। ओके, इन चमकदार सितारों को जानने पहचानने के लिए कुछ कहानियां प्रचलित हैं। जैसे प्राचीन समय में जो अधिकांश मानव जाति थी वो किस पर निर्भर थी, कृषि और पशुपालन पर निर्भर थी। तो तारे के समूह में जिस भी पशु या पक्षी की आकृति उन्हें दिखाई देती, उस तारे समूह को वो उस पशु पक्षी का जो है नाम दे दिया करते थे। ठीक है, इन तारों के समूह का संसार में पुराने काल से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रात्रि के समय में लोग तारों की स्थिति से दिशाओं का निर्धारण कर लेते थे, पहले दिशा पता लगा लेते थे। भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जा सकता है। ध्रुव तारा जो है हमेशा एक ही स्थान पर क्या रहता है, स्थिर रहता है, और इसकी स्थिति को जानने के लिए 7 तारों के समूह के 2 तारों को एक काल्पनिक रेखा से जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, और वह उत्तरी ध्रुव पर स्थित ध्रुव तारे को जोड़ती है। ठीक है, कौन जोड़ती है, जो सप्तऋषि तारा मंडल है वो। चलिए देखिए, बाकी किस्से कहानियाँ काल्पनिक थी इसलिए इन्हें मिथक कहते हैं। ध्रुव तारे की कहानी भी है एक। पोल स्टार को यानी कि ध्रुव तारे को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव का मतलब होता है अटल या स्थिर। और इसके बारे में एक कहानी जो सभी को पता ही होगी कि ध्रुव नाम का एक राजा मतलब ध्रुव नाम का एक बालक था जो कि राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति का पुत्र था। राजा का एक और पुत्र था जिसका नाम उत्तम था। उत्तम उसकी दूसरी रानी सुरुचि का पुत्र था। रानी सुरुचि जो थी वो ज़्यादा प्रिय थी उसके कारण, इसी कारण जो थी वो राजा पर ज़्यादा हक जताती थी। एक दिन जो है राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में बिठाकर खिला रहे थे। उसी
उसी समय ध्रुव ने भी राजा की गोद में बैठना चाहा, लेकिन जो रानी थी उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई। वह ध्रुव को गोद से उतार कर बोली, तुम्हें राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं, क्योंकि तुम मेरी संतान नहीं हो। ठीक है, और तुम्हें ये भाग तभी मिल सकता है जब तुम भगवान नारायण की आराधना कर उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर जन्म लो। उसी समय बालक ध्रुव ने भगवान नारायण की आराधना का दृढ़ संकल्प लिया। तब माता सुनीति और नारद जी ने बालक ध्रुव को समझाया कि वह अभी बच्चा और सुरुचि की बातों पर ध्यान न दे, लेकिन ध्रुव नहीं माना। ध्रुव ने लगभग 6 माह तक भगवान नारायण की कठोर आराधना की और प्रसन्न होकर भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि इस पृथ्वी पर महान और बुद्धिमान राजा बनेगा और मृत्यु के बाद ध्रुव तारे के रूप में अमर रहेगा। ठीक है, उसी ध्रुव को ब्रह्मांड में सप्त ऋषि मंडल के पास ध्रुव तारे के रूप में स्थान प्राप्त है, जो आज भी अपने स्थान पर अटल है। ओके, तो ये कहानी जो है हमारे इंडिया में प्रचलित है। ओके, बचपन से ही जो है हमें सुनाई भी जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं खगोलीय पिंड की, कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। आसमान में फैले तारे, उल्का ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, जिनसे हमारी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा भी शामिल है, ये सब क्या है? खगोलीय पिंड है। ठीक है, चाहे पृथ्वी हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हो, उल्का ग्रह, उपग्रह, ये सब क्या है? खगोलीय पिंड है। दूर स्थित तारे जो हमें बहुत सूक्ष्म रूप में दिखाई देते हैं, वे विशाल और अति गर्म गैसीय पिंड होते हैं, और ये तारे हाइड्रोजन और हीलियम के सम्मिश्रण से बने हैं। अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकृत होती है। हमारा सूर्य भी क्या है? एक तारा ही है। तारों की तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते हैं। तारे क्या होते हैं? गैसीय होते हैं। किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से बने होते हैं। लेकिन जो अन्य खगोलीय पिंड है वो गैसीय नहीं होते हैं। कुछ पिंड ऐसे होते हैं जो ठोस पदार्थों से बने हैं, कुछ ठोस द्रव से बने हैं, कुछ गैसीय पदार्थ से बने हैं। ठीक है, हमें आसमान में तारे बहुत सूक्ष्म और एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, मतलब छोटे और एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और एक दूसरे से बहुत दूरी पर स्थित होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी चमक बहुत तेज़ होती है और कुछ ऐसे हैं जिनकी चमक कम होती है। इसके कारण जो होते हैं, कुछ पिंड जो होते हैं वो स्वयं चमकदार होते हैं और कुछ दूसरे पिंड के प्रकाश से चमकते हैं, और सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। लेकिन वही होता है ना, क्वेश्चन आता है कि तारों का अपना प्रकाश होता है या नहीं? तो तारों को तो खुद का प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह और उपग्रह जो होते हैं वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। तारे किसके मिश्रण से बने होते हैं? जो पिंड होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस हो सकते हैं। तारे हमें आसपास मतलब एक दूसरे के आसपास दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन वाकई में वो कैसे होते हैं? बहुत बड़े होते हैं और दूर दूर स्थित होते हैं। ओके, तारों की खुद की चमक होती है, ग्रह उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको याद रखने हैं। एक दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि खगोलीय पिंड कौन कौन से हैं? तो तारे, उल्का ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, फिर ग्रह में पृथ्वी आ गया, तारों में फिर सूर्य आ गया, उपग्रह में चंद्रमा आ गया, ये भी क्या है? सारी खगोलीय पिंड है। ठीक है, तो वही बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं हम ब्रह्मांड की, यानी कि यूनिवर्स की। समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इस असीम आसमान को क्या कहा गया है? अंतरिक्ष कहा जाता है, यानी कि स्पेस कहा जाता है। अंतरिक्ष का जो विस्तार है असीमित है, इसी में हमारा ब्रह्मांड है। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के जो है असंख्य समूह है। विभिन्न तारों और उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैस और धूलकणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बना है, उसे आकाश गंगा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि ब्रह्मांड है क्या। ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है कि खगोलीय पिंड मतलब अलग अलग खगोलीय पिंडों का जो समूह होता है उससे मतलब ये सब मिलकर क्या बनता है? हमारा यूनिवर्स बनता है, ब्रह्मांड जो है बनता है। ओके, उसके अलावा एक आकाश गंगा बताया गया कि विभिन्न तारों और उनके अवशेषों, तारों के मध्य गैस और धूलकणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा होता है, उसको क्या बोलते हैं? आकाश गंगा कहा जाता है। या फिर कह लो कि असंख्य तारों के समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा। और क्या कहते हैं आकाश गंगा को? गैलेक्सी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, और ओके बस इतना ही याद रखिए इसमें, जो लाखों प्रकाश वर्ष की लंबाई चौड़ाई में फैली है। आगे देखिए, इन्हीं अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को क्या कह दिया जाता है? ब्रह्मांड। ठीक है, देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं और लाखों नक्षत्र मंडल एवं तारक मध्य गैस धूलकणों से आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। तो वो मैंने आपको पहले ही बताया कि अलग अलग जो आकाश गंगा होती है
वो क्या होती है? आकाशगंगा जो होती है असंख्य तारों के समूह को कहते हैं, या तारामंडल को कह लीजिए, उनके समूह को क्या बोला जाता है? आकाशगंगा या गैलेक्सी हम बोलते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मंडल स्थित है, जैसे हमारा सौर मंडल, ये नक्षत्र मंडल के अंदर है। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश वर्ष बताया गया कि क्या है। दूरी का मापक पूछा जाता है, क्या है? तो प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। इसका उपयोग क्यों करते हैं? खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तक जाता है, उसी दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहा जाता है। कितनी अवधि में? 1 वर्ष की अवधि में। ठीक है, इस प्रकार प्रकाश 1 वर्ष में लगभग 95 खरब किलोमीटर की दूरी तय करता है, अतः यह दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष का मापक पूछा जाता है, मतलब प्रकाश वर्ष किसका मापक है या क्या मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आगे आती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, की ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ओके, देखिए, सबसे जो मेन सिद्धांत माना जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, वो माना जाता है बिग बैंग का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि आज से 13.7 अरब वर्ष पहले एक प्रभावशाली विस्फोट हुआ था, जिसे बिग बैंग कहा गया। ठीक है, उस विस्फोट के बाद ही ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई, और तब से जो हो रहा है इसका विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड अनेकानेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या इरावत पथ नामक गंगा आकाशगंगा में स्थित है। ठीक है, पृथ्वी जो है ये किस आकाशगंगा में स्थित है, ये पूछा जा सकता है। मंदाकिनी या इसको इरावत पथ भी बोला जाता है। एक और क्वेश्चन आता है कि मंदाकिनी को जो है सबसे पहले किसने देखा था। ठीक है, तो मंदाकिनी जो आकाशगंगा थी, इसको सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। इसमें क्या होता है, इस मंदाकिनी में, जिसको हम मिल्की वे भी बोलते हैं, इसमें रात को जो है तारों के समूह की एक दूध या पट्टी सी जो है दिखाई देती है, जिसे दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। ओके, तो वो यही चीज़ है। ठीक है, बस ये चीज़ें याद रखिए। आगे देखिए, प्राचीन समय में भारत में इसकी परिकल्पना आसमान में प्रकाश की नदी से की गई थी, इसलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा, अर्थात आकाश में बहने वाली नदी। इरावत पथ के अतिरिक्त अन्य कई बड़ी प्रमुख आकाशगंगाएं हैं, और तारों के समूह से ही आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, आकाशगंगा ये दिखाई गई है, ऐसे बताया मैंने आपको, दूध की एक ऐसे पट्टी सी होती है। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा पूछा जाता है, कौन सा है? सूर्य है। और सूर्य के बाद अगर पूछा जाए तो कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ओके, ये याद रखिए। जो पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अन्य तारों की रोशनी एवं चमक भी लगभग सूर्य के समान ही होती है, लेकिन वे सूर्य से अधिक दूर होने के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं। इन सब के अतिरिक्त एक विशेष आकृति वाला तारा जो हमेशा दिखाई नहीं देता, वह तारा काफी आकर्षक और निराला है। इसका नाम होता है पुच्छल तारा या धूमकेतु। इनकी रचना जो है बर्फ, धूल, छोटी चट्टान और गैसीय पदार्थों से हुई। किसकी रचना? पुच्छल तारे या धूमकेतु की। इनकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह जो है संरचना बना लेते हैं, और इसी कारण इन्हें पुच्छल तारा या पूंछ वाला तारा कहा जाता है। ठीक है, धूमकेतु का सिर हमेशा जो सिर होता है वो सूर्य की तरफ होता है, और पूंछ विपरीत दिशा में। देखिए, अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है छोटी सी चीज, लेकिन यही चीजें इंपॉर्टेंट है। धूमकेतु का सिर किस तरफ होता है? सूर्य की तरफ होता है, और पूंछ कहाँ होती है? उसकी विपरीत दिशा में होती है। ये सूर्य के चारों ओर, धूमकेतु जो है यहाँ पे दिखाया भी गया है, धूमकेतु ये रहा, ये सूर्य के चारों ओर जो है एक निश्चित पथ पर परिक्रमा करता है। कभी वे सूर्य के निकट आते हैं और कभी बहुत दूर चले जाते हैं। यह स्थिति एक निश्चित अवधि के बाद होती है, तब उन्हें साफ देखा जा सकता है। और सबसे चर्चित जो पुच्छल तारा है वो कौन सा है? हेली पुच्छल तारा, जो कि प्रति 76 वर्ष बाद, यानी कि 76 साल बाद जो है वो दिखाई देता है। मतलब एक बार अगर दिख गया तो अगले बार वो 76 साल के बाद दिखाई देगा। और इसे लास्ट टाइम 1986 में देखा गया था, और अगली बारी से देखा जाएगा 2062 में। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए हेली पुच्छल तारे को। अब आता है सौर परिवार। सूर्य के चारों ओर केवल ग्रह ही भ्रमण नहीं करते, बहुत सारी धूमकेतु, ग्रह कणिकाएं और उल्काएं भी परिक्रमण करती हैं। और सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का, ये सब मिलकर एक खगोलीय समूह है, जिसको क्या का नाम दिया गया है? सौर परिवार या सौर जगत कहा जाता है।
और इन सभी खगोलीय पिंडों में सूर्य क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है। इसीलिए सूर्य को क्या कहते हैं, सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, सौर परिवार का पिता या जनक किसको कहते हैं, तो सूर्य को बोला जाता है। फिर बात आती है ग्रह की। तो देखिए, सौरमंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कक्ष कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में 1543 ईस्वी में सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य जो है ये सौरमंडल के कहाँ पर है, केंद्र में है, और सारे ग्रह जो हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले किसने कहा कि सूर्य केंद्र में स्थित है, तो ये कोपरनिकस ने कहा था। ओके, और ग्रह जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल की जो आयु है वो कितनी वर्ष है, लगभग 460 करोड़ वर्ष है। सूर्य हमारी आकाश गंगा के लगभग 100 अरब तारों में से एक है, यानी कि सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है। सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है और इसकी सतह सदैव अस्थिर और अशांत रहती है। सूर्य में सबसे अधिक क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है। सौरमंडल के लिए सूर्य प्रकाश एवं ऊष्मा का जो है एकमात्र स्रोत है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत कौन सा है, तो वो है सूर्य। इसका गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले। ठीक है, चलिए देखिए, हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, लेकिन अब कितने हैं, 8 ग्रह हैं, जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य से विभिन्न दूरी पर स्थित इन ग्रहों का आपस में टकराना संभव नहीं है। इनका अपना जो है प्रकाश नहीं होता है। किसका प्रकाश नहीं होता, ग्रह का, क्योंकि ग्रह उपग्रह किसके प्रकाश से चमकते हैं, सूर्य के प्रकाश से। ये सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। सूर्य से दूर जाने पर क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह, यानी कि एक क्रम बताया गया कि सूर्य के सबसे निकट जो तारा है वो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ग्रह हैं। ओके, अगर ये याद नहीं रख पाती हैं तो इसके लिए ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, किस तरीके से याद रख सकते हैं आप। बीएसपी की मायावती सेब खाती है। ओके, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। बीएसपी की मायावती, बती लिख लीजिएगा, बती सेब खाती है। यहाँ से बी से बुध हो जाएगा, एस से शुक्र हो जाएगा, पी से पृथ्वी हो जाएगा, की मायावती यानी कि एम बी, बीएसपी की एम बी सेब खाती है, मायावती इसका फुल फॉर्म हो गया। तो एम का मतलब क्या है, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, और बी से बृहस्पति, एस से क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। ठीक है, सेब को आप SAB सेब इस तरीके से लिख लीजिएगा, शनि, अरुण और वरुण, वरुण या वरुण जो भी लिख सकते हैं, बी से वरुण बोलने में वही आता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ये क्रम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ओके, 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। तो वही मैंने आपको बताया 9 ग्रह थे, लेकिन अब 8 हैं, लेकिन 2006 तक थे। लेकिन नए प्रमाणों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को किस ग्रह का दर्जा दे दिया, पुण्य ग्रह का दर्जा दिया है। सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को आंतरिक या धरातलीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये छोटे और अधिक घनत्व वाले होते हैं और चट्टानों से बने होते हैं। और जो बाकी 4 रह गए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आकार में बड़े होते हैं और कम घनत्व वाले होते हैं, तो इन्हें बाह्य या गैसीय ग्रह जो है बोला जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आंतरिक ग्रह इनमें से कौन कौन से है, तो आगे बाह्य आंतरिक दोनों पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखनी है। ओके, देखिए दिख रहा है आपको, सूर्य है, सूर्य के बाद बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी ग्रह, फिर मंगल ग्रह है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आता है ना, क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो ये बृहस्पति और मंगल के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। उसके बाद शनि, एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ग्रह जिसके चारों तरफ छल्ले दिखाई देते हैं, कौन सा ग्रह हो जाएगा, शनि ग्रह हो जाएगा। ठीक है, फिर अरुण है, और दूसरा लास्ट वाला जो है वो वरुण है। एक और क्वेश्चन कि सबसे बड़ा जो है ग्रह कौन सा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, उसके बाद
सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। तो आप इस पिक से ही जो है सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। सबसे छोटा बुध, सबसे ज़्यादा गर्म सूर्य, ओके, और सबसे दूर कौन सा है? वरुण। सबसे पास कौन सा है? बुध ग्रह है। सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच शनि के चारों तरफ छल्ले दिखाई देते हैं। तो ये मेन पिन पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। पृथ्वी कैसी है? नीली दिखाई देती है, मतलब पृथ्वी जो है वो कैसी है? नीली है। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? कौन सा चमक रहा है? सबसे ज़्यादा शुक्र चमक रहा है, तो शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, और मंगल को अगर आप देखेंगे तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। वरुण रंग हरियाली का रंग माना जाता है। तो आगे पढ़ लेंगे ये सारी चीज़ें, ये देख लीजिए। चलिए ग्रहों की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले आंतरिक ग्रह कौन से हैं? जिनका घनत्व जो है वो अधिक है और उनका निर्माण किससे हुआ है? चट्टानों से हुआ, और साइज भी क्या होता है? छोटा होता है। और बाह्य ग्रह कौन से? जो साइज भी बड़ा है, जिनका निर्माण गैसों से हुआ है या तरल पदार्थों से हुआ है, और जिनका घनत्व क्या है? कम है। ओके, अब देखिए बुध जो है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये क्या है? आंतरिक ग्रह है। बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण क्या है? बाह्य ग्रह है। इनके देख लेते हैं। देखिए बुध जो है सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिन में, और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में। उपग्रह कोई नहीं होता बुध का कोई उपग्रह नहीं होता है। इसी तरीके से शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं होता। दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं होते वो है बुध और शुक्र। ठीक है, अब देखिए सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में शुक्र को लगते हैं 225 दिन। अब यहां से देखिए जो इंपॉर्टेंट है, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में सबसे कम टाइम किसका होता है? सबसे कम टाइम होता है बुध ग्रह का। ये चीज़ आप याद रखिए, 88 दिन होता है। ओके, चलिए उसके बाद देखिए अपने अक्ष पर घूर्णन करता है शुक्र ग्रह 243 दिन। सूर्य की एक परिक्रमा पृथ्वी पूरी करती है 365 दिन में, एक साल लग जाता है पूरा। और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 24 घंटे में, 23 घंटे कुछ होता है, एक दिन जो है वो पूरा लेती है। ठीक है, उपग्रहों की संख्या कितनी है? एक। कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा है। उसके बाद है मंगल, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 687 दिन लेता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में भी ये एक दिन लेता है। और उपग्रहों की संख्या कितनी है? दो है। कौन कौन से उपग्रह इसके? फोबोस और डिमोस, ये दो उपग्रह है मंगल के। ठीक है, ये चीज़ आप इसमें याद रखिएगा। उसके बाद बाह्य की देखें तो सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में बृहस्पति को 11 वर्ष और 11 माह का टाइम लग जाता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करता है ये 9 घंटे 56 मिनट में, और उपग्रह की संख्या 9। ओके, देखिए बृहस्पति के जो उपग्रहों की संख्या है ये आपको हर जगह अलग अलग मिलेगी। जैसे एनसीईआरटी में ये संख्या जो है लगभग 53 मिलेगी। ठीक है, बट अब जो है लगभग 79 जो है बृहस्पति के उपग्रह माने जाते हैं। पहले क्या था? बृहस्पति के उपग्रह सबसे ज़्यादा थे, बट अब शनि के उपग्रह जो हैं लगभग 82 उपग्रह जो है शनि के माने गए हैं। तो अब शनि के उपग्रहों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। ओके, और आंकड़ा जो है वही हर जगह जो है अलग अलग दिया गया है। ओके, चलिए बस इतना ही पूछा जाता है वैसे लगभग कि शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं, या फिर अगर नियर में आप लिख सकते हैं अगर बृहस्पति से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन आता भी है तो। ठीक है, ऐसे ही देखिए सूर्य की एक परिक्रमा जो है शनि 29 वर्ष 5 माह में पूरी करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे और 40 मिनट में पूरी करता है। तो ये बस याद पढ़ने के लिए हैं, इन को सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि हाँ इतना जो है लगभग होता है। ओके, अरुण की सूर्य की एक परिक्रमा जो होती है 84 वर्ष होती है इसकी। और सबसे ज़्यादा देखिए किसकी होती है? सूर्य की एक परिक्रमा को पूरी करने में जो ज़्यादा टाइम लगाता है, जो सबसे दूर है वो सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में, और जो सबसे पास है वो सबसे कम टाइम लेता है। ये चीज़ इस तरीके से याद रखिए, और यही दो क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं जो पूछे जाते हैं। ओके, अपने अक्ष पर घूर्णन जैसे पृथ्वी का पूछा जाता है तो वो इंपॉर्टेंट है, एक दिन लगाते हैं। और एक ये पूछता है कि पृथ्वी की तरह ही कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर जो है लगभग 24 घंटे में जो है या एक दिन में जो है चक्कर पूरा कर लेता है लगभग पृथ्वी की तरह ही, तो वो मंगल ग्रह को कर लेता है। तो एक ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा टाइम वरुण को लगता है, कितना लगता है? लगभग 164 वर्ष लगते हैं। उपग्रहों की संख्या जो है लगभग 8 है, और अरुण की जो संख्या है वो 17 है। ओके, तो इसका भी जो आंकड़ा है वो अलग अलग जैसे दिया गया है। वरुण के 14 उपग्रह माने गए हैं, तो अरुण के 27 माने गए हैं, तो इस तरीके से है।
अरुण के 27 हैं लगभग और वरुण के 14। और शनि की अगर मैं बात करूँ तो शनि के लगभग 82 उपग्रह हैं और बृहस्पति के 79। ठीक है, तो ये बस याद रखिएगा इसमें। चलिए आगे देखिए, दिया गया है आगे, सौर प्रणाली की खोज जो थी ये किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। और ग्रहों की गति का नियम जो था ये किसने दिया था? केपलर ने दिया था। सूर्य दिया गया है, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वरुण हरियाली का है, अरुण जो है आपको डार्क ब्लू सा दिखाई देगा, पृथ्वी नीली है, शुक्र जो है सबसे चमकीली है, येलो है, और मंगल जो है पीला है, सॉरी मंगल लाल है। ठीक है, देखिए सूर्य जो है, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। एक गैसीय गोला है जो कि हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्वों से बना है। हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5 और अन्य तत्व 2.5 है। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इसमें केंद्र में एक नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ओके, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो है 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य में काले धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, काले धब्बे जो हैं। ठीक है, चलिए बुध की बात करें तो ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट पर है। यहाँ पर जो है दिन जो होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होती है और रात ही बर्फीली होती है, क्योंकि रात में सूर्य नहीं होता है और दिन में जब वो निकलता है तो दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे केवल 88 दिनों में, कम से कम केवल 88 दिनों में पूरे करते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है और इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र की बात करें तो ये पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है और पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है? शुक्र है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा जो है पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है, इसके लिए इसका सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व की तरफ। देखिए बाकी ग्रह जो है अगर हम छोड़ दें शुक्र और अरुण को, तो ये दोनों जो है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, और बाकी जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है, सूर्योदय यहाँ पर पश्चिम से होता है, जबकि पृथ्वी पर कहाँ से होता है? सूर्योदय पूर्व की तरफ से होता है, और अस्त कहाँ पर होता है? यहाँ पे पूर्व में होता है। ठीक है, तो ये बस याद रखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, पूर्व से पश्चिम, और पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है। इसलिए इस ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी जो है कहते हैं शुक्र को। आकार घनत्व में ये पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसे अब पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, जुड़वा ग्रह भी आप बोल सकते हैं। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता और इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 3.5% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, उसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी की अगर बात करें, सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी के विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच जो है लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। ये दिखाया गया है ना, 12,756 और 12,714। ठीक है, लगभग 43 किलोमीटर का जो है अंतर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर पर मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर जो है अपना 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। एकमात्र उपग्रह इसका चंद्रमा है और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, या 365 दिन या 6 घंटे भी आप इसको कह सकते हैं, इतना समय जो है लगता है ये, लेकिन ये पूरा याद रखिएगा। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन करने के कारण यह ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वो साइरस है, जो कि पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, डॉग स्टार। सूर्य से पृथ्वी की अगर दूरी देखें तो देखिए, पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से उसकी दूरी जो है बदलती रहती है। अधिकतम दूरी जो होती है, जहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को होती है, जो कि 15.21 करोड़ होती है। और सबसे न्यूनतम दूरी जो होती है, कम दूरी जो होती है, वो 3 जनवरी को होती है, जो कि 14.70 करोड़ होती है। ठीक है, ओके, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसको हम क्या कहते हैं? खगोलीय एकक कहते हैं। उसके बाद आता है मंगल ग्रह। इसको लाल ग्रह कहा जाता है और आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या है? लाल होता है। किसके कारण ये पूछ सकते हैं? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। पृथ्वी पर यह अपनी अक्ष से 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन भी होता है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसें पाई जाती हैं। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस। डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो कि ओलिपस मेसी है, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा है, वो भी इसी ग्रह पर स्थित है। ठीक है, फिर बात आती है बृहस्पति की। तो सबसे बड़ा ग्रह है और ये गैस और द्रव से मिलकर बना है। ठोस भूमि का जो है बृहस्पति में अभाव है, पर इसके जो उपग्रह हैं वो ठोस पिंड के हैं।
ठीक है। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या पहले इसकी ज़्यादा थी, लेकिन अभी शनि की है। और जो गैनीमेड है, इसका जो उपग्रह है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। यह सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन स्पीड सबसे अधिक है 10 घंटे, और इसको सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। ओके, अपने अक्ष पर जो सबसे कम में चक्कर पूरा कर लेता है, लगभग 9 घंटे कुछ मिनट्स हैं, तो वो है बृहस्पति। ओके, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उनको एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह जो है बोला जाता है। ठीक है। फिर शनि है, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है जिन्हें वलय कहा जाता है, यानी कि छल्ले जो है दिखाई देते हैं। और इन वलयों की संख्या कितनी है? 7 है, जिसकी खोज गैलीलियो ने की थी। ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, पहले बड़ा कौन सा है? गैनीमेड है। ओके, यह इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है, मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो ये तैरने लगेगा शनि को। ठीक, चलिए अरुण की बात करें तो सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका परिभ्रमण शुक्र की भांति है। यह अपनी दूरी पर सूर्य की ओर जितना झुका हुआ और लेटा हुआ दिखाई देता है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी जो है कहा जाता है अरुण को। इसके वायुमंडल में मीथेन जो है अधिक मात्रा में होती है अरुण में, यूरेनस में। उसके बाद है नेपच्यून या वरुण। यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। मीथेन की अधिकता के कारण ये इस ग्रह का जो प्रकाश है वो हरे रंग का है। ठीक है, चलिए आगे सूर्य ग्रहण और क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स की जो है पोजीशन दी गई है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण आ जाता है। और लूनार एक्लिप्स यहाँ पे देख सकते हैं, जब पृथ्वी की छाया जो है किसको? मून को ढक लेती है। ठीक है, तब लूनार होता है। तो इसमें ये दिखाया गया कि सूर्य ग्रहण जो होता है ये अमावस्या का होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाती है? चंद्रमा आ जाता है, तब होता है सूर्य ग्रहण। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सूर्य और पृथ्वी के जब बीच में जब मून आ गया, चंद्रमा आ गया, उस दिन क्या होता है? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? सूर्य ग्रहण अमावस्या को पड़ता है। ठीक है, कब पड़ता है? अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है। उसके बाद है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्णिमा को पड़ता है, जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पृथ्वी जो है ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गई है, तो यहाँ पर चंद्र ग्रहण हो जाता है। मतलब चंद्र जो है दिखाई नहीं देता, तो चंद्र ग्रहण जो है यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो याद रखिए सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्र ग्रहण जो होता है ये पूर्णिमा को लगता है। ओके, चलिए और पॉइंट्स देख लेते हैं। पृथ्वी का पुत्र जो है ये चंद्रमा को कहा जाता है। रात की रानी भी चंद्रमा को कहते हैं। पृथ्वी का भाई चंद्रमा को कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। 21 मार्च 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है और इसी दिन 22 दिसंबर को ही दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह जो है कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है। निक्स ओलंपिया कोलंपस ये मंगल ग्रह पर स्थित है। सबसे ऊंची चोटी जो है वो सौंदर्य का देव शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर 4 जुलाई को होती है। ओके, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट दूरी पर 3 जनवरी को होती है। सबसे दूर जो होती है हम पहले ही पढ़ चुके हैं 4 जुलाई, और सबसे निकट 3 जनवरी को होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। खगोल वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के सभी पिंडों के बहुत सारे वर्ग बनाए, जैसे ग्रह, उपग्रह, बोनी ग्रह, लघु पिंड। ओके, उपग्रह क्या होते हैं? ऐसे आकाशीय पिंड को कहते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटते हैं, उनको हम बोना ग्रह के नाम से जानते हैं। प्लूटो हो गया, एरिस हो गया, सेरिस हो गया, ये बोने ग्रह की एग्जाम्पल है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सौरमंडल के बाकी सभी छोटे छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और वरुण के पार किए जाने वाले अनजाने पिंड तथा सौरमंडल में आने वाले धूमकेतु आदि को लघु पिंड जो है कहा जाता है। तो ये अलग अलग कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया गया है। ओके, पृथ्वी और इसके परिमंडल। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो इतनी बड़ी है कि इसके बारे में अभी संपूर्ण ज्ञान जो हम प्राप्त नहीं कर सके हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार देखें तो तीसरा, और आकार के अनुसार देखें तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए सूर्य से दूरी जब आप देखते हैं तो तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी, और आकार में बात करेंगे तो सबसे बड़ा आकार किसका? बृहस्पति का है, फिर शनि का है। ओके, इस तरीके से जो है पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। ठीक है, अन्य ग्रहों की तरह संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा जो है पृथ्वी कहाँ से प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है।
शुक्र को जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि जो शुक्र का आकार है वो लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। ठीक है, पृथ्वी के मापन से पता चल रहा है कि यह दोनों ध्रुवों पर कुछ दबी हुई सी है तथा विषुवत वर्त पर कुछ उभरी हुई है। सौरमंडल में पृथ्वी एक ऐसा अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन है और इसी कारण इसको जीवंत ग्रह भी जो है कहा जाता है। सूर्य के निकटवर्ती ग्रह अधिक गर्म और दूर स्थित ग्रह जो है वो ज़्यादा ठंडे हैं, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है जो जीवन के लिए आदर्श है। यह तापमान वायुमंडल के कारण बना रहता है। यहाँ पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक या परिमंडल आपस में मिलते और एक दूसरे को प्रभावित करते। कौन कौन से? जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। ओके, पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं उसको स्थलमंडल या भूमंडल कहते हैं। आगे हम जो है ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ही, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें देखेंगे। ओके, स्थल मंडल पर मिट्टी पाई जाती है जिससे किसी न किसी रूप में सभी जीवों को भोजन प्राप्त होता है और यहीं से हमें जो है स्थल मंडल से विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं जो कि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसको क्या कह दिया है? वायुमंडल कहा जाता है, जिसमें अलग अलग गैसें चाहे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल में पाई जाती हैं। ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है जिसे सभी जीव जो है श्वसन क्रिया में यूज़ करते हैं। जल जो जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व है, पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जो है जल पाया जाता है और इसको ही जलमंडल का नाम दे दिया गया है। पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं और पृथ्वी पर जल महासागर, सागर, नदी, झीलों में आदि पाया जाता है। महासागरों का जो जल है वो कैसा होता है? खारा होता है, पीने योग्य नहीं होता है। ओके, पृथ्वी की सतह के अधिकांश भागों पर किसी न किसी प्रकार का जीवन पाया जाता है। वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों सौर परिवार में केवल मतलब तीनों जो है इस पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं, चाहे वायुमंडल हो, जलमंडल हो, स्थलमंडल हो। इन तीनों मंडलों के मिलने के कारण पृथ्वी के चौथे परिमंडल के रूप में किसकी उत्पत्ति हुई? जैव मंडल की उत्पत्ति। जैव मंडल की उत्पत्ति 3 चीज़ों से हुई, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। जहाँ जीव जंतुओं का अस्तित्व जो है पाया जाता है उसको हम जैव मंडल बोलते हैं। ओके, ये चीज़ अब इसमें याद रखिए। फिर आता है उपग्रह। जिस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं ठीक वैसे ही ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एक उपग्रह जो कि चंद्रमा है, कुछ ग्रहों के जो है 1 से ज़्यादा हैं, शनि और बृहस्पति के कई उपग्रह हैं, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ओके, और आगे बताया गया चंद्रमा से भी बड़े जो उपग्रह हैं वो है शनि का टाइटन, बृहस्पति का गैनीमेड, कैलिस्टो आदि। सबसे बड़ा गैनीमेड, फिर टाइटन। ठीक है, आगे देखिए, शनि के उपग्रह टाइटन पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है। वहाँ भी नदी और जलाशय और धरातल पृथ्वी जैसा है। उसके वायुमंडल की जो प्रमुख गैस है वो है नाइट्रोजन और यहाँ जीवन की संभावना है या नहीं इसका पता लगाने में वैज्ञानिक अभी प्रयासरत है, यानी कि अभी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहाँ पर जीवन संभव है या नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके उपग्रह दिखाए गए हैं, जैसे बृहस्पति का ये दिखा रखा है यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो, शनि का इधर टाइटन हो गया। ठीक है, टाइटन और भी बहुत सारे इसमें, अरुण हो गया, वरुण हो गया। मंगल के 2 होते हैं, फोबोस, डिमोस। बुध, शुक्र का कोई नहीं होता है, पृथ्वी पर का चंद्रमा होता है। ओके, आगे क्षुद्र ग्रह है, सीरियस, वेस्टा, जूनो, पैलिस। ठीक है, चलिए आगे आता है चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी गोलाकार आकाशीय पिंड कौन सा है? चंद्रमा है। आधुनिक खगोल शास्त्रियों के अनुसार यहाँ जल और वायु का जो है अभाव है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है, जल और वायु नहीं है। ओके, तो चंद्रमा का धरातल जो है पृथ्वी के धरातल की तरह ही उबड़ खाबड़ है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग कितने गुना बड़ी है? 81 गुना जो है बड़ी है पृथ्वी। ओके, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की आकृति कैसी? गोल है और दोनों ही प्रकाश कहाँ से लेते? सूर्य से प्राप्त करते हैं। इस कारण दोनों के आधे भाग पर प्रकाश रहता है और आधे भाग पर अंधेरा रहता है। सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आती है और उसे हम चांदनी कहते हैं। महीने में एक बार ही चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग जो है पृथ्वी के सामने आता है और इसे भारत में पूर्णिमा कहा जाता है। इसी तरह महीने में एक बार चंद्रमा का जो है अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है जिसको अमावस्या, यानी कि एक दिन जो होता है हमें पूरा चांद दिखाई देता है तो वो पूर्णिमा की रात होती है और जिस दिन हमें बिल्कुल चांद दिखाई नहीं देता तो वो अमावस्या की रात होती है। ओके, तो पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का ये प्रकाशित जो है घटता जाता है और अमावस्या से पूर्णिमा तक ये बढ़ता जाता है और इन्हीं घटती बढ़ती आकृतियों को क्या बोलते हैं? चंद्रकलाएं बोला जाता है। ओके, देखिए भारत में बढ़ता चांद, मतलब चांद जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है उसको शुक्ल पक्ष बोला जाता है और जब चांद धीरे धीरे घटता जाता है यानी कि बिल्कुल गोल से जब कम होता जाता है, इस तरीके से हो जाता है, उसको हम चांद के पखवाड़े को क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष।
देखिए, चंद्रमा पर दिन में बहुत अधिक गर्मी और रात्रि में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए वहाँ का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं, यानी कि रहने लायक नहीं है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन जो है लग जाते हैं। ओके, फिर आता है क्षुद्र ग्रह। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंडों को क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहा जाता है। इनका निर्माण ग्रहों के बाद बचे हुए मलबे से हुआ और शेरेस जो है इसका मुख्य उदाहरण है। ओके, उल्का पिंड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, देखिए, उल्का पिंड जो है धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं। मार्ग में वायुमंडल के घर्षण के कारण वे जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल में घर्षण के समय ये चमकीली रेखाओं के रूप में दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें हम टूटते तारे कहते हैं। ठीक है, टूटता तारा जिसको हम कहते हैं वो उल्का पिंड होते हैं। कुछ उल्काएं बड़ी होने के कारण पूरी तरीके से नष्ट नहीं हो पाती और पिंडों के रूप में पृथ्वी से टकरा जाती हैं। ये दिखाया भी गया है। इस स्थिति में इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है और ये पृथ्वी पर गड्ढे बन जाती है। ये अमेरिका के एरिजोना प्रांत में है, जहाँ पर उल्का पिंड मतलब बहुत बड़ा उल्का पिंड जो था गिरा था, जिससे गड्ढा जो है इस तरीके से बन गया था। ठीक है, ओके, चलिए आगे हम पढ़ते हैं खगोल की प्राचीन विरासत। खगोल शास्त्र का प्रारंभ किस देश और किस काल में हुआ, इस विषय पर विद्वान एकमत नहीं है। ये माना गया है कि जो खगोल विज्ञान है उसका विद्या का जो शुरुआत है ये मिस्र के पिरामिडों से हुई थी, लगभग 2500 ईसा पूर्व। अभी तक के प्राप्त प्रमाणों के आधार पर ऐसा ज्ञात हुआ कि पिरामिडों के निर्माण का संबंध तारों की दिशा और गति को जानने, यानी कि पिरामिड जो थे वो क्यों बनाए गए थे? तारों की दिशा और गति को जानने के लिए बनाए गए थे। और गीजा के महान पिरामिड का ध्रुव तारे की सीध में होना इस बात की पुष्टि करता है। ओके, आगे चीन में भी खगोलीय ज्ञान की शुरुआत ईसा 6वीं पूर्व से आंकी गई है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। फिर है अंतरिक्ष खोज का इतिहास। भारत के खगोलविद भी अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से ही प्रयत्नशील है, जिनमें प्रमुख रूप से हैं कौन है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य हैं। आर्यभट्ट जो थे ये भारत के महान खगोलविद थे, जिनकी मान्यता ये थी कि पृथ्वी गोल है, कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। यह बात जो उसने ईसा पूर्व 5वीं सदी में ही बताती, यानी कि 5वीं ईसा पूर्व सदी में ही जो है बता दी थी। और इसके घूमने के कारण, मतलब उन्होंने क्या कहा था आर्यभट्ट ने, कि ये पृथ्वी जो घूम रही है इसी के कारण तारे उदय व अस्त होते हैं, यानी कि जो दिन और रात होता है वो इस कारण से ही होता है, घूमने के कारण, पृथ्वी का अपनी उस पर घूमना। ओके, इन्होंने पृथ्वी की परिधि जो थी वो लगभग 24,835 मील बताई थी, जो कि आधुनिक काल के भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि के लगभग बराबर है। उन्होंने 24,835 बनाई थी और वैज्ञानिकों ने 24,901 बताई है। उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था, जो कि अटल सत्य है। वही था कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्रमा ग्रहण होता है। तो भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम भी क्या रखा गया था? आर्यभट्ट रखा गया था। यूनान में भी ईसा पूर्व 34 सदी से अंतरिक्ष विज्ञान का विकास होने लगा। इसमें प्रमुख दार्शनिक थे प्लेटो, अरस्तु और टोलेमी। उस समय माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में और सूर्य उसके चारों ओर वर्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। यह धारणा जो है, ओके, मतलब क्या देख सकते हैं, पहले ये मानते थे कि सूर्य केंद्र में नहीं है, पृथ्वी केंद्र में है, और 16वीं सदी तक ये जो थी बनी रही। फिर कोपरनिकस ने गलत साबित किया और उन्होंने कहा कि जो केंद्र में है वो है सूर्य, ना कि पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी की सही परिधि का आकलन जो था ये इरेटोस्थनीज ने किया था ईसा पूर्व 3री सदी में। ओके, भूगोल का जो पिता है, जनक है, किसको माना जाता है? इरेटोस्थनीज को ही माना जाता है। ओके, और भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्रियों में भास्कराचार्य जो है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ था। इस विद्वान ने मात्र 36 वर्ष की उम्र में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये की है कौन था? भास्कराचार्य ने। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अंतरिक्ष जानकारी के साधन, मतलब अंतरिक्ष की जानकारी हमें कैसे कैसे प्राप्त होती है, जैसे दूरबीन हो गई। ठीक है, ईसा से 20वीं सदी तक खगोलीय शास्त्र आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को समझने वाला अवलोकन शास्त्र मात्र था। कौन? क्या? दूरबीन। ठीक है, आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र दूरबीन है, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं हमें पास और बड़ी दिखाई देती हैं। पहली दूरबीन का जो आविष्कार था ये हॉलैंड के हेंस लिपर्सी ने किया। देखिए, अब ये पूछा जा सकता है पहली दूरबीन का आविष्कार कहाँ पर हुआ? तो हॉलैंड के हेंस लिपर्सी ने किया था। ठीक है, लेकिन पिंडों को देखने के लिए क्या दूरबीन का जो आविष्कार था ये इटली में किया था गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में।
वर्तमान में भारत सहित रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस इनमें बड़ी बड़ी दूरबीनें जो स्थापित की जा सकी हैं। और इसी तरीके की एक दूरबीन जो है हमारे देश के जो राजस्थान राज्य है उसके उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के टापू पर भी है, जो कि देश की सबसे बड़ी दूरबीन है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी दूरबीन है जो कि आकाशीय पिंडों को देखने के लिए लगाई गई है। ओके और इसका नाम क्या है? मास्ट, यानी कि मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप नामक इस सौर दूरबीन की सहायता से सूर्य का अध्ययन जो है किया जा रहा है। ठीक है, और लगातार हम नई नई दूरबीनों का आविष्कार जो है कर रहे हैं। इसी तरीके से दक्षिण भारत के कावलूर यानी कि तमिलनाडु नामक स्थान पर भी एक वेणु बापू दूरबीन को जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, और वैज्ञानिकों ने 1990 में हबल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया था, वेणु बापू दूरबीन। और ये हबल अंतरिक्ष दूरबीन है, ये तमिलनाडु में है वेणु बापू। आगे देखिए, वेधशाला की अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष खोज में वेधशालाओं का भी महत्वपूर्ण जो है स्थान रहा है। हमारे देश में भी हैं बहुत सारी वेधशालाएं, देखिए कहाँ कहाँ हैं। ये बताया गया इसमें कि विद्वानों का मत है कि प्राचीन पाटलिपुत्र, नालंदा आदि स्थानों से जो है तारों की गतिविधियों पर वेधशालाओं द्वारा नजर रखी जाती थी। सवाई जयसिंह ने भारत, चीन, बेबीलोन और यूरोपीय ज्ञान के आधार पर वेधशाला का निर्माण दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू किया था। 1724 में उन्होंने पहली वेधशाला दिल्ली में और दूसरी जो थी जयपुर में जो थी बनवाई थी। किसने? सवाई जयसिंह ने। ठीक, इसके अतिरिक्त बनारस, उज्जैन और मथुरा में भी वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया और इसमें से जो सबसे बड़ी वेधशाला है वो जयपुर की ही है। सवाई जयसिंह ने 3 नए यंत्रों का आविष्कार किया था जिनके नाम थे सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। ओके, सबसे बड़ा और उच्च था। ठीक, उसके बाद आते हैं कृत्रिम उपग्रह व अंतरिक्ष यात्री। देखिए आगे, कृत्रिम उपग्रह क्या है कि वैज्ञानिकों ने विभिन्न उपयोगों के लिए कुछ ऐसे कृत्रिम पिंड अंतरिक्ष में भेजे जो कि किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे? पृथ्वी के चारों ओर। और इन्हीं को क्या नाम दिया गया है? कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, देखिए अगर हम धरातल से ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंकते तो वो क्या होगी? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आएगी। जैसे कोई पत्थर फेंका तो वो नीचे आएगा ही आएगा। ओके, लेकिन अगर हम कोई रॉकेट द्वारा कोई चीज़ भेजते हैं तो उसका वेग इतना ज़्यादा होती है कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाती है। ओके, और वो जो उपग्रह मतलब जो भी चीज़ भेजी है वो वापस लौट कर पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। ठीक है, देखिए प्लायन वेग एक ऐसी चीज़ है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की आवश्यकता पड़ती है? अब ये पूछ सकता है तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की आवश्यकता पड़ती है, जिसे पलायन वेग या एस्केप स्पीड भी जो है बोला जाता है। ओके, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है इतनी तेज गति से कोई वस्तु नहीं फेंक सकता है, परंतु अब हमने ऐसे शक्तिशाली रॉकेट बना लिए जो ऐसा कर सकते हैं, यानी कि वो जो भी ये टाइम पीरियड है मतलब 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड उसको पार कर जाते हैं। ठीक है, ओके चलिए देखिए, यदि किसी पिंड को हम पलायन वेग के कुछ कम वेग से, मतलब जो वेग है 11 पॉइंट समथिंग जो भी था, अगर उससे कम वेग से फेंकेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से वो बाहर जाएगा ही नहीं, अपितु वो क्या होगा? पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा के में चक्कर लगाने लगेगा। ओके, चलिए, मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए यह कृत्रिम उपग्रह जो है कहलाता है। सभी जानकारी रखते हैं जो भी उपग्रह होते हैं। कृत्रिम उपग्रह हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। देखिए आगे, विश्व का जो पहला उपग्रह था वो था 1957 में स्पुतनिक 1 और ये सोवियत संघ ने भेजा था, अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा पहुंचाया गया था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तब अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर एक होड़ सी लग गई। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहले जीवित प्राणी को जो था स्पुतनिक 2 में भेजा गया था और यह जीवित प्राणी लाइका नाम की एक कुतिया थी। ठीक है, सबसे पहला जो भेजा गया था वो था पहला उपग्रह 1957 में, किसने? सोवियत संघ। ठीक है, स्पुतनिक 1। ओके, उसके बाद जो था सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत ही एक जीवित प्राणी को भेजा गया था जो कि लाइका नाम की एक कुतिया थी, स्पुतनिक 2 में, और ये पूरी तरीके से सफल नहीं रहा और 4 साल बाद 1961 में सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। और यूरी गागरिन जो थे ये अंतरिक्ष यान वोस्तोक 1 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने थे। ये क्वेश्चन आता है। ओके, 1969 में अमेरिका ने दुनिया को तब चौंका दिया जब अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से 3 यात्रियों को सफलता के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर कराई बल्कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भी उतारा। नील आर्मस्ट्रांग विश्व के पहले व्यक्ति बने जिसने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रांग ने। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम सन 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा को मिला, जिन्होंने सोयूज T-11 यान में 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की, बल्कि उन्होंने सोयूज 7 स्पेस स्टेशन में लगभग 8 दिन रहकर कई वैज्ञानिक परीक्षण भी जो थे किए थे। इनका जन्म जो था 1949 में पंजाब राज्य के पटियाला में हुआ था। ऐसे ही हैं कल्पना चावला, जिनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था 1961 में। कल्पना चावला एक शोध वैज्ञानिक और प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी। वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला और राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के वापस लौटते समय 2003 में कल्पना चावला की जो थी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और जो 6 सहयोगी सदस्य थे उनकी भी इसके साथ मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो थी भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम जो थी, ये अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला है। उसके बाद है इसरो। हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में सन 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो था गठन किया था। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय जो आता है विक्रम साराभाई को। ओके, प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट, जिसे 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का छठा देश बन गया, और इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना था। 1975 तक अब तक भारत के कई उपग्रह जो अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। इनमें प्रमुख के नाम है भास्कर, एप्पल, इनसेट, रोनी, IRS, एडुसेट, हिमसेट, कार्टोसेट, रिसोर्स सेट, ओशन सेट, जी सेट, चंद्रयान, मंगलयान, ये सब जो है कृत्रिम उपग्रह भेजे जा चुके हैं। ओके, और इनकी सहायता से मतलब ये सारी चीज़ें मतलब इन कार्यों का संपादन जो है सुचारू रूप से शुरू होने लगा, संपन्न होने लगा। चाहे मौसम की जानकारी हो, जलवायु के बारे में मानचित्रण हो, संसाधन आकलन हो, तो ये सब जो है काम होने लगा अच्छे से। फिर आता है मंगल अभियान। मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भारत ने मंगल नाम एक अंतरिक्ष यान जो था नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया मंगलयान को, जिसने लगभग 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश जो था कर लिया। पहले प्रयास में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। इसी प्रकार चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 में चंद्रयान नामक एक अंतरिक्ष यान को भी जो था प्रक्षेपित किया था। ठीक है, ये प्रक्षेपण से पहले मंगलयान दिखाया गया है और ये एस्ट्रोसेट का प्रक्षेपण दिखाया है। पहली अंतरिक्ष वेधशाला। मंगलयान की सफलता के बाद भारत अब उन देशों में सूची में शामिल हो गया जिनकी एक अंतरिक्ष में वेधशाला है। इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को प्रक्षेपित किया गया। इससे ब्रह्मांड का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ ने भी अंतरिक्ष में अपनी वेधशालाएं जो है स्थापित की है। ठीक है, चलिए ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भूगोल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। ज्योग्राफी लैटिन भाषा का शब्द है, तो बिल्कुल नहीं। ज्योग्राफी जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, मतलब जियो का जो अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। ठीक है, मीन्स पृथ्वी का अध्ययन करना या वर्णन करना कह सकते हैं आप। सर्वप्रथम यूनान के विद्वान इरेटोस्थनीज ने भूगोल को पृथ्वी के विज्ञान के रूप में स्थापित किया। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पे केवल 2 जो है सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैम्ब्रियन काल में स्थल पर कोई जीवन नहीं था। जुरासिक काल में डायनासोर का विकास हुआ। ये IAS में पूछा गया है। तो उपरोक्त दोनों ही कथन जो हैं बिल्कुल सत्य हैं। ओके, पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो जुरासिक काल में जो था डायनासोर का विकास हुआ था। ओके, लेकिन कैम्ब्रियन युग में जो था स्थल पर कोई जीवन नहीं था। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, तो दोनों बिल्कुल पॉइंट सही हैं। आगे है, अर्सा मेजर या बिग बेयर एक प्रकार के नक्षत्र मंडल हैं, तो बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा भी था। ग्रह अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, बिल्कुल नहीं, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, तो बिल्कुल होता है। तो 1 और 3 बिल्कुल सही है यहाँ पे। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस उद्भव की व्याख्या करता है? तो बिग बैंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तो C ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और एक और आता है ना कि बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादन था ये किसने किया था? तो वो थे जॉर्ज लैमेत्रे। ठीक है, चलिए ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? ब्लैक होल की जो जानकारी थी ये S चंद्रशेखर ने दी थी। S चंद्रशेखर।
सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। ठीक है, ओके। आगे है तारों की मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है। तारों की मध्य दूरी मापने की तो वो हो जाएगी प्रकाश वर्ष, क्योंकि दूरी को मेजर उसी से करते हैं, प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर। चलिए आगे देखिए, एक और आता है कि प्रकाश वर्ष की दूरी जो है निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ होती है। नेक्स्ट, सुपरनोवा क्या है। सुपरनोवा एक मृत पाए जो है तारा है। ठीक है, या विस्फोटक तारा आप इसको बोल सकते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे मृत पाया आया है, अब सेम ही क्वेश्चन जो था ये एसएससी में भी पूछा गया था, लेकिन उसमें क्या कर दिया गया, ऑप्शन में विस्फोटक तारा लिख दिया गया था। तो ये आप चीज़ दोनों याद रखिए आप इसमें। ठीक है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी जो है वो सघनतम है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व जो है वो क्या है, सिलिकॉन है। क्या ऐसा है, तो बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं इसमें बोला है, वेट एक मिनट, ओके, संगठन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है, नहीं ऐसा नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मुख्य तत्व है वो कौन सा है, सिलिकॉन है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% अंतर्विष्ट है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। सूर्य का की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 190 गुना है, तो नहीं 109। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है, ना कि 190, तो 109 गुना बड़ा। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। जो सही है वो है हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। ठीक है, ओके। किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये निकोलस कोपरनिकस, ओके, ये था जिन्होंने कहा था कि केंद्र में सूर्य है और जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब जो चंद्रमा होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, उस दिन होता है। ठीक है, तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित होते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया था, तो 2006 में हटाया गया था, लेकिन डेट क्या थी, डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। ठीक है, सौरमंडल के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, बिल्कुल सही है। और पृथ्वी का अध्ययन सेलेनोलॉजी में किया जाता है, नो, पृथ्वी का अध्ययन सेलेनोलॉजी में नहीं किया जाता। सेलेनोलॉजी पृथ्वी का नहीं, किसका अध्ययन है, चंद्रमा का अध्ययन है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो केवल एक सत्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ओके। आंतरिक ग्रह कौन कौन से है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, तो डी ऑप्शन सही। ग्रेट रेड स्पॉट की उपस्थिति किस ग्रह की विशेषता है। ग्रेट रेड स्पॉट, ये विशेषता है बृहस्पति ग्रह की। ओके, बृहस्पति। आगे देखिए, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। सबसे ऊपरी या बाहरी परत को कहते हैं कोरोना या किरीट। कोरोना या किरीट। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है, तो अपहीलियन होती है। पृथ्वी के कोर किस नाम से जानते हैं, केंद्रीय भाग को गुरुमंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेपच्यून, टाइटन, एरिस और हाइड्रा में कौन सा बोना ग्रह है, तो एरिस जो है ये बोना ग्रह है। ठीक है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं, तो बिग डिपर के नाम से जाना जाता है। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्रित हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं, मंदाकिनी यानी कि आकाशगंगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था। आकाशगंगा मंदाकिनी को, तो इसको सबसे पहले देखा था किसने, गैलीलियो गैलीली ने। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, गैलीलियो ने जो था सबसे पहले इसको देखा था। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग मतलब शब्द जो था किसने निर्मित किया था। सबसे पहले इस शब्द का जो प्रयोग था ये किया था इसने, इरोटोस्थनीज ने, जिनको ज्योग्राफी का जनक भी माना जाता है। ठीक है, भूगोल का जनक।
सॉरी इरेटोस्थनीज, ठीक है हाँ। ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग डैश के बराबर है। कालावधि का जो वर्ग है ये अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर है। धूमकेतु किसके गिर्द प्रक्रमण करते हैं? गिर्द धूमकेतु, तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य के चारों ओर, ठीक है। पल्सर क्या होते हैं? पल्सर की अगर हम बात करें तो ये होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे को पल्सर बोला जाता है। पल्सर जो होता है एक उच्च चुंबकीय घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारा है, ठीक है, और तेजी से घूमने के कारण ही इसको पल्सर कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है, और सबसे पास कब होती है? 3 जनवरी को। अब इन घटनाओं को अलग अलग नाम से जानते हैं। देखिए, जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को, तो इसको ना अपहेलियन या इसको और क्या दे सकते हैं? अपसौर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 3 जनवरी को जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम होती है तो इसको परहेलियन बोला जाता है, पेरीहेलियन भी बोल सकते हैं, या ही एक और नाम उपसौर, अप से उपसौर जो है कहा जाता है। ओके, चलिए। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या 0 है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह है ही नहीं। किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग है वो दीर्घवृत्ताकार है? तो ये किसने किया था? सिद्ध केपलर ने किया था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? ओके, तो इनमें से जो बृहस्पति का उपग्रह नहीं है वो बताना, तो वो डिमोस है क्योंकि ये मंगल ग्रह का है। ओके, यहाँ पे गैलीलियन उपग्रह की बात हो रही है, तो गैलीलियन चंद्रमा में देखिए 4 चंद्रमा आते हैं। कौन कौन से हैं? आयो, यूरोपा, गैनिमी और कैलिस्टो, ये इससे बनता है गैलीलियन चंद्रमा। ओके, मतलब इन्हीं चारों को गैलीलियन चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। तो डिमोस नहीं आता, डिमोस जो होता है वो मंगल ग्रह का उपग्रह होता है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण दिखाई देते हैं? रीजन क्या है? क्योंकि पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया था? तो उसको नाम दिया गया था व्हाइट होल का, ठीक है। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह, ठीक है, जो चांद की तरह फेजेस दिखाता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो 2 भागों में विभाजित होती है, जिसको नाम दिया गया है अंबरा, और दूसरा कौन सा है? पेनम्बरा। अंबरा और पेनम्बरा 2 भागों में विभाजित हो जाती है छाया। ओके, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य है, और सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है, तो सूर्य जो है सही हो जाएगा। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को होती है, और इस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहा जाता है, पेरीहेलियन। ओके, चलिए। सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। पृष्ठीय तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सूर्य की बाह्य तमप्रत को क्या कहते हैं? बाह्य तमप्रत को कहा जाता है किरीट या कोरोना। ओके, किरीट या कोरोना। आगे, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किससे किया जाता है? रेडियोमीट्रिक काल निर्धारण से किया जाता है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में पाए जाने वाले प्रथम एशियाई देश कौन सा बना? तो वो था भारत। सूर्य की रोशनी को धूप तक पहुंचने में लगभग कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड, तो 16.6, 8 मिनट 1 मिनट, यहाँ ये अच्छा है। ओके, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, बट यहाँ पे जैसे ऑप्शन में नहीं है तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड हो जाएगा। ओके, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है पश्चिम से पूर्व की तरफ, बी ऑप्शन जो है सही होगा। मध्य रात्रि सूर्य का मतलब क्या होता है? सूर्य का ध्रुवीय वर्त में देर तक चमकना, मतलब ये होता है मध्य रात्रि सूर्य, ठीक है। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट जो था लॉन्च किया था? तो बुध का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट को लॉन्च किया था। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है?
ओके, जो काला भाग होता है, काला सबसे ज़्यादा, उसको प्रच्छाया यानी कि क्या बोलते हैं, अंबरा। अंबरा दो भागों में बढ़ जाती है ना, अंबरा और पेनम्बरा, तो जो काला भाग होता है सबसे ज़्यादा उसको अंबरा बोला जाता है। ओके, महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्वाकर्षण से क्या बनता है? देखिए सूर्य और चांद के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या बनता है? ज्वार भाटा बनता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। और जो लघु ज्वार भाटे होते हैं वो कैसे होते हैं? दुर्बल होते हैं, नीचे होते हैं। और जो दीर्घ होते हैं वो कैसे होते हैं? ऊंचे होते हैं। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण। सागर में वृहित ज्वार कब उठता है? वृहित ज्वार तो ये उठता है पूर्णमासी और अमावस्या के दिन, दोनों दिन। ठीक है, क्योंकि ये कब होता है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तो ये पूर्णिमा और चंद्रमा के दिन ही होते हैं, सॉरी अमावस्या के दिन ही होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में होता है? तो हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? तो 23.5 डिग्री अंश झुकी है। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में पूरा करती है। दिन और रात किसके कारण बनते हैं? दिन और रात तो पृथ्वी पर अपनी कक्षा की या घूर्णन गति के कारण। ठीक है, परिभ्रमण भी बोल सकते हैं इसको। परिक्रमण के कारण क्या बनती है? ऋतुएं चेंज होती हैं। ठीक, यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं। कहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। ठीक है, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जो हैं जरूरी होंगे बिना रुकावट के प्रसारण करने? तो 3 उपग्रह, यानी कि कितने जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट पूछा है, तो 3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है ज़रूरी होंगे। ठीक है, तो ये था आज का फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने ब्रह्मांड और उसके बारे में पढ़ा है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, जैसे ग्लोब हो गया या मानचित्र से रिलेटेड अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, उनके बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।